हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे, कंप्लीट रूप से हम लोग देखे तो दिल्ली सल्तनत के बारे में जो भी प्रश्न था उसके बारे में हम लोग देख लिए। आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वह हमारा है मुगल वंश। यदि इसका रियल हम टाइम यदि देखें अपने इंडिया, क्योंकि मुगल जो बने हैं इंडिया में आके मुगल बने हैं, यदि हम लोग, तुम बैठ जाओ भाई, यदि बात हम लोग करें मुगल की शुरुआत की यदि बात करें तो रियल वे में देखा जाए तो 1530 ही माना जाएगा। और यह जो ख़त्म हुआ है यह कब हुआ है, 1858 में। तो यह जो है मुगल का फेज है रियल में। लेकिन 1858 की यदि बात करें हम, पावरफुल यदि देखा जाए तो मुगल जो पावरफुल रहे हैं वह 1707 तक ही रहे हैं। या आपसे पहला सवाल यह पूछ दे कि भारत में पहला मुगल शासक कौन था, तो भारत में यदि पहले मुगल शासक की हम लोग बात करें तो बाबर था। और मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। लेकिन अंतिम महान मुगल सम्राट कौन था, तो उसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु की हम बात करें तो कितने ईस्वी में हो रहा है, 1707 ईस्वी में हो रहा है। तो जनरली हम लोग 3, 4, 5 शासक के बारे में ज़्यादा रूप से पढ़ेंगे। लेकिन ये तो भाई मुगल वंश है, इससे पीछे कुछ हिस्ट्री छुपा हुआ है, उसे हम लोग समझेंगे। मुगल की यदि हम लोग बात करें तो जनरली माना जाता है, अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान में मूल रूप से यदि हम लोग बात करें तो मैं बात कर रहा हूँ 1480 1485 के आसपास। इस समय जो है अफगानिस्तान में एक राज्य रहा करता था जिसका नाम था फरगना। ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे। फरगना का जो किंग था उसका नाम था मिर्जा शेख या शेख मिर्जा। बुक में दोनों तरह के नाम आते हैं। और जो मिर्जा जो शेख था यह मूल रूप से देखा जाए तो यह तुर्क मुसलमान था, ठीक है। लेकिन इसका जो विवाह जो हुआ था मिर्जा शेख खां, तो वह चंगेज खां के कुनबे में हुआ था। और चंगेज, तो हम यह कह सकते हैं कि जो मिर्जा शेख था उसकी पत्नी मंगोलायड थी। ध्यान रखना, मंगोलिया का शासक की बेटी या पुत्री या पोती किसकी पत्नी है, मिर्जा शेख की। अब ये जो है मिर्जा शेख का इकलौता बेटा जिसका नाम क्या है, बाबर, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हम लोग यहीं से पढ़ते हैं जनरली। इसका पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो पहला यही सवाल पूछा जाता है कि जो बाबर का बाप जो था या बाबर के जो पिताजी जो थे वह किस वंश से संबंधित रखता था। तो यह मुख्य रूप से याद रखिएगा कि यह किस वंश से अपने आप को संबंधित रखता था, तो चगतेई तुर्क वंश। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि बाबर, मुगल साम्राज्य की संस्थापक कौन है, बाबर है। लेकिन बाबर इससे पहले कोई ना कोई वंश से तो होगा। तो चग का मतलब चंगेज खां खानदान, तेई का मतलब तुर्क मुसलमान। तो तुर्क मुसलमान से इसके पिताजी, बाबर के पिताजी, और चंगेज खां खानदान से इनके माताजी। तो इसलिए दोनों मिलाकर के क्या बन गया, चगतेई तुर्क। तो हम लोग यह कह सकते हैं इजली कि चगतेई तुर्क में शासन पुरुष प्रधान था या महिला प्रधान। नाम के आगे महिलाओं का है या पुरुषों का है, महिलाओं का। तो हम एक सेंस में यहां समझ सकते हैं कि जो इसका शासन था कहीं ना कहीं महिला प्रधान रहा होगा। और जो मुगल जो नाम पड़ा, मंगोल के नाम से मुगल पड़ा है। तो मंगोलायड इसकी माँ, किसकी माँ, बाबर की माँ। तो कहीं ना कहीं बाबर पर भी इसके मदर का जो है ना ज्यादा क्या रहा है, छत्र छाया बोलबाला रहा है, ठीक है। तो बाबर के पिताजी जो मिर्जा शेख थे वो अफगानिस्तान के फरगना के शासक थे। बाबर का जन्म यदि देखा जाए तो बाबर का जन्म कब हो रहा है, तो 1483 ईस्वी में हो रहा है, फरगना में ही। क्लियर है। और इसके बाद मात्र 11 वर्ष
की अवस्था में ही यह फरगना का क्या बन जाता है, तो राजा बन जाता है। क्यों? क्योंकि 11 वर्ष हम 1483 में यदि जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 1494। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि बाबर राजा बना या बाबर सम्राट बना अपने क्षेत्र का, भारत का नहीं। 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की अवस्था में जब शेख मिर्जा या मिर्जा शेख की मृत्यु हो जाती है, इकलौता वारिस बाबर होता है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। यह वहां का मतलब अफगानिस्तान का कार्यभार संभालना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्लियर है? हिस्ट्री यदि देखोगे तो इससे पहले भी मैं आप लोग को बताया हूं कि भाई मुख्य रूप से देखा जाए तो पहले गजनबी था, गौरी था, सब इंडिया पे आया, अटैक किया, क्योंकि इंडिया शुरू से धन संपत्ति का बहुत बड़ा सेंटर रहा है। तो भाई बाबर भी इससे क्यों अछूता रहेगा, बाबर भी तलाश में था कि कोई मुझे ऑफर दे और मैं इसका फायदा उठाऊं। समय एक और चल रहा था, तो एक और मुख्य रूप से फरगना का जो किंग है, कौन है भाई, बाबर, वह भारत पर अटैक करने को तैयार है। दूसरी ओर चल रहा है, कौन सा सल्तनत चल रहा है, दिल्ली सल्तनत। और इसके समय यदि देखा जाए तो राजा कौन बना हुआ है, तो सिकंदर लोदी राजा बना हुआ है। और जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर कब बन के तैयार हुआ, 1504 या 1507। आगरा शहर सिकंदर ने बनवाया। तो सिकंदर जब तक था तब तक इसका जो है ना हिम्मत नहीं किया बाबर का इंडिया पे अटैक करूं, क्योंकि सिकंदर इब्राहिम लोदी के तुलना में काफी पावरफुल किंग था। क्लियर है यहां तक? लेकिन सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है कब, 1517 ईस्वी में। तो स्वाभाविक सी बात है इसका बेटा राजा बनेगा। उधर भी देखो बाबर बना, मिर्जा शेख का बेटा, और इधर सिकंदर का बेटा बनेगा इब्राहिम। इब्राहिम लोदी के बारे में माना जाता है कि मुख्य रूप से ये जल्दी ट्रस्ट किसी पे बहुत जल्दी कर लेता था। और आज के डेट में ट्रस्ट तो रियल रूप से देखा जाए तो किसी पे ना करना चाहिए भाई। इसी में से एक बंदा मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका परम मित्र था राणा सांगा, मेवाड़ का शासक, ध्यान रखना। लेकिन तू में आपस में हो गया। एक और पंजाब का शासक था दौलत खान लोधी। तो दौलत खान लोधी जो परम मित्र था किसका, इब्राहिम लोधी का, और राणा सांगा जो परम मित्र था किसका, इब्राहिम लोधी का। हो सकता है भाई कुछ वादे किए होंगे, पूरा ना किए होंगे, ये सारे चीजें हैं। अब ये दोनों जो दोस्त जो था, कौन कौन, दौलत खान लोधी और राणा सांगा, ये दोनों इसका दुश्मन बन गया और इसके दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया। क्लियर है? तो आपसे यदि कभी सवाल पूछा जाए कि भारत में बाबर को किसने इनवाइट किया था, तो राणा सांगा और पंजाब के शासक दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया था। और इसी के तलाश में तो जारी था भाई बाबर। बाबर तो एक मौके के तलाश में था। उससे पहले यदि देखा जाए तो बाबर ने एक बार ट्रायल के तौर पे इंडिया पे अटैक कर चुका था। अरे भाई पेशावर से इधर, पेशावर पाकिस्तान, सिंधु नदी से इधर, सभी का सभी एरिया तो हिंदुस्तान का था स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो, मगध साम्राज्य का। तो ये सिंधे एरिया पर अटैक किया ट्रायल करने के लिए, देखते हैं भाई इंडिया में हिम्मत है या नहीं है। लेकिन तुरंत ये बैक भाग गया, क्योंकि माना जाता है जो भेड़ वगैरह चराने वाले नहीं होते हैं, अरे चरवाहा जो होते हैं, ठीक है, तो माना जाता है चरवाहा वगैरह काफी ज्यादा में थे। अब उधर से आ रहा था तो भाई सबको भी गुस्सा आया, भाई मेरे एरिया को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस कंडीशन में भेड़ा फाइट होता है। भेड़ा फाइट, सोचो जो गाय वगैरह चराने वाले, भेड़ वगैरह चराने वाले, उसे जो है बाबर को इतना ज्यादा डर लग गया इसमें कि बाबर को तोप का प्रयोग करना पड़ा। क्या हो गया भाई, पानी पी लो, चावल लगता कम खा के आई है ना, ठीक है, कहाँ थे हम लोग, चलने दो भाई। क्लियर है यहाँ तक? तो 1517 से 1519 के बीच भेड़ा फाइट हुआ
और इसमें कहीं ना कहीं माना जाता है, जब बाबर, एक चीज बताओ, बाबर तोप का प्रयोग किया तो कहीं ना कहीं तब तोप का प्रयोग करने का मतलब क्या परिचायक है कि भाई कहीं ना कहीं बाबर डरा और बाबर का हिम्मत नहीं हुआ कि मैं आगे बढ़ूं, बाबर क्या चला गया वापस। तो उसे बड़ा एक आश्चर्य लगा जब एक भेड़ वगैरह वाले इतना हालत खराब कर दिया, चल पड़े हिंदुस्तान का शासक से लड़ने के साथ। तो इसको जो है ना एक दो कमजोरी पॉइंट चाहिए था और वो मिल गया राणा सांगा और कौन, दौलत खां लोधी। यहां तक क्लियर है। अब जब मिला तो इस मौके के तलाश में था, इस मौके का ये फायदा उठाया, लेकिन क्या हो गया भाई, पीछे नहीं चले जाओ। लेकिन यदि मुख्य रूप से हम लोग यदि देखें तो आपको एक चीज पता है, जो अपने दोस्त का नहीं हो सकता वो औरों का भी नहीं हो सकता है। और बाबर तो एक पॉइंट चाह रहा था, जिस तरह से इब्राहिम लोदी को धोखा राणा सांगा दौलत खां लोदी के द्वारा दिया गया, उसी तरह से धोखा राणा सांगा को कौन देगा, बाबर। बाबर जो है प्रॉमिस करता है दौलत खां से और राणा सांगा से कि जब मैं बन जाऊंगा या मैं इब्राहिम लोदी को हरा दूंगा, इधर देखो, जब मैं इब्राहिम लोदी को हरा दूंगा तब तुम्हें हिंदुस्तान का सरताज बनाऊंगा। किसे बोला, राणा सांगा को। राणा सांगा खुश, ठीक है, ये तो मौके के तलाश में था। अब भाई फाइनली यदि देखा जाए, बाबर आता है किसके कहने पर, राणा सांगा और दौलत खां लोदी कहने पे। जब ये आता है तो लगातार इसे 4 वर्षों तक 4 लड़ाई लड़ना पड़ता है, लगातार वर्ष। एक और से मुख्य रूप से देखा जाए तो एक और से कौन होगा भाई, बाबर। बाबर आया एक लड़ाई लड़ने के लिए, किसको हराने के लिए, इब्राहिम को। बैठ जाओ भाई, पीछे भी देखने दो। तो एक को जो है ना हराने के लिए, एक लड़ाई को इब्राहिम को हराने के लिए आया, लेकिन मन जो है इसका बन गया कि भाई मुझे तो हिंदुस्तान इतना अच्छा है, कहां जाएंगे वहां भाई। तो इसीलिए माना जाता है कि ये हिंदुस्तान पे राज करने के लिए एक नहीं लगातार 4 वर्षों में कितने लड़ाई लड़े, 4 लड़ाई। पहली लड़ाई यदि देखा जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की यदि कब हुई तो 1526 ईस्वी में हुई। एक और बाबर होगा सभी लड़ाई में, और इसमें मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत का लास्ट किंग, जो मैं पहले बता चुका हूं कि एकमात्र दिल्ली सल्तनत का किंग वह कौन सा है जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए शहीद हो गया, इब्राहिम लोदी। तो सिंपल सी बात है। अब एक ही चीज बताओ, बाबर जब चारों लड़ाई में होगा इसका मतलब अगला जो है हार रहा है, तभी तो बाबर आगे बढ़ रहा है। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी बाबर के बीच, किसके हाथ में डिसीजन गया, बाबर। बाबर फाइनली जीत गया। जो वादा था वो वादा धरा का धरा रह गया। वादे सब भूल गए बाबर कि भाई तुमसे क्या वादा हुआ मुझे पता नहीं है। अब राणा सांगा गुस्से में आएगा तो अगली लड़ाई किसके साथ होगा, राणा सांगा के साथ। पहली लड़ाई में माना जाता है ज्यादा इसे मशक्कत नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई अब राणा सांगा और दौलत खां लोदी ऐसे बहुत बड़े बड़े चेहरे थे, जिस इब्राहिम लोदी को लग रहा था ये तो मेरा सेनापति है, लेकिन रियल रूप से किसका था, बाबर का। तो सिंपल सी बात, वो घर के भेदी लंका ढाए वाली कहानी। तो हार गया इब्राहिम लोदी। दूसरी लड़ाई एक और मुख्य रूप से, और ये हुआ कहां था, पानीपत के हरियाणा में। दूसरी लड़ाई के लिए बाबर तो है, दूसरे ओर से कौन आएगा, तो राणा सांगा। राणा सांगा कहां का शासक होगा, मेवाड़ का। और इस फाइट को हम लोग क्या नाम देंगे, तो खानवा फाइट। खानवा राजस्थान में एक जगह है। अब दोनों के बीच लड़ाई होगा। माना जाता है कि बाबर को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो जीतने में हुआ ये इसी लड़ाई में, खानवा फाइट में। क्यों? क्योंकि सभी हिंदू शासक एक हो गए थे। और इसी कारण से पूछा जाता है कि किस लड़ाई में बाबर ने जिहाद का नारा लगाया। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। तो जिहाद का नारा, बड़े पैमाने पर तोप का प्रयोग, और उसके बाद एक और पॉलिसी ये चलाया जिसका नाम है तूलुगमा पद्धति।
तुलुगमा पद्धति का मतलब होता है कुछ लोगों को बुलाओ, चारों ओर से घेर करके पीट पाट दो, ऐसे तो तुम लोग करते हो भाई। स्कूल वगैरह में यही तो होता था, एक सिंगल बॉडी का गया, मान लो इधर से कोई गया, आ जाओ दिखा लो, उधर से 4-5 आया, तुम लोग झाड़ी में छुपे हो, दे ढोल बजा के कंप्लीट, है ना, आक्रमण, वही अटैक। तो तुलुगमा पद्धति में क्या था, जैसे मान लो बाबर का सेनापति टिड्डा सा जो है, लेकिन तेज भागने में पीट पाट जाएगा वो गया, उसे ललचाया, गुस्सा दिलाया। अब इंडियन तो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, उसका पीछा किया, 1 किलोमीटर के बाद गया, वो जो छुपा हुआ था वो निकला, हिसाब किताब बराबर। हम लोग शुरू से यदि देखोगे इंडियन तो नियम से सब कुछ करते हैं। लड़ाई में भी सुबह होगा, सूर्योदय होगा, तभी शंख बजेंगे, तब होगा लड़ाई। लेकिन ये जो मुस्लिम कंट्री वाले जो अटैकर थे, उसका काम है हमें जीतना है। हम लोग हर बार जो प्रॉब्लम में जो आते थे, हम लोग नियम धर्म मानते थे, वो कोई नियम नहीं। यदि मान लो कोई अटैकर आया, पीट के भाग गया, तो हम लोग छोड़ दे, अरे भाग गया यार, भाग गया। लेकिन कहा जाता है दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और ये बिल्कुल परम सत्य। जैसे तुम लोग के पास अभी दुश्मन, एक छोटा सा दुश्मन है दिल्ली पुलिस, ये दुश्मन ही है भाई। अब इसे हल्के में लोगे फिर तो, है ना, फिर तो अगले बार भरने लायक भी नहीं रहोगे फॉर्म, क्योंकि कई लोग बूढ़े बुढ़िया हो जाओगे। देखो यहाँ तो खानवा फाइट 1527 राणा सांगा बाबर के बीच होना क्या था, 2 युद्ध, इसमें तुलुगमा और जिहाद। क्यों करना पड़ा, क्योंकि पहले राउंड में यह हार गया, मतलब कंप्लीट रूप से हारने वाला, लेकिन धर्म का वास्ता दे दिया भाई, ठीक है। और ये सब जब भी लड़ाई करता है ना, जाड़े उड़े समय में कर रहा है। हम लोग जाड़े में कितने रहते हैं फुर्तीले, ये तुम लोगों को पता है, सांड के तरह खाते हैं, पहले रहते हैं। तो दूसरे लड़ाई में भी क्या हो गया भाई, कौन जीता, बाबर। तीसरा लड़ाई भाई कहां हुआ, मध्य प्रदेश में, जिसे कहते हैं चंदेरी फाइट। देखो पहला हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा कहां पहुंच गए, मध्य प्रदेश। यहां का शासक हिंदू शासक था मेदिनी राय, ध्यान रखना, मेदिनी राय। अब भाई इन दोनों के बीच हुआ चंदेरी फाइट। जगह जो था वह कौन सा था, चंदेरी। और यहां भी वही होना था कि बाबर पुनः क्या हो गया, जीत गया। और अंतिम फाइट 1529 में घाघरा फाइट होता है उत्तर प्रदेश में। इसमें आप ध्यान रखना, जो इब्राहिम लोदी थे अफगान मुस्लिम, तो सभी अफगान मिल जाते हैं, जिसमें से एक शेरशाह सूरी भी होता है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, साफ हो गया मामला, फरीद। ये बड़ा ही चतुर था, कहा जाता है, इतिहास गवाह है, शेरशाह इतना ना तो कभी चतुर हुआ है ना होगा। वो जिधर देखता था पलरा भारी, उधर जी बाबूजी, ये रियलिटी है। और यही जी बाबूजी कर करके हुमायूं को बाहर भगा दिया था, जो मैं आगे बताऊंगा। तो जितने भी अफगान थे, कोई एक की इसमें नहीं थे 1529 में घाघरा फाइट में, सभी अफगान हार गए। और कंप्लीट रूप से चारों लड़ाई में एक तरफा जीत किसका हो गया भाई, बाबर का एक तरफा जीत हो गया। अब जब बाबर का एक तरफा जीत हो गया, तो बाबर अपना क्या करेंगे, भारत में अब एक साम्राज्य स्थापित करेंगे। और अपने, इसकी मम्मी जो थी, मैं आपको क्या बताया, इसकी मम्मी मंगोलायड थी, इसीलिए मां के नाम से या मंगोल के नाम से भारत में एक वंश की शुरुआत किया, जिसका नाम क्या है, मुगल वंश। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन है, बाबर। क्लियर। लेकिन दुर्भाग्य देखो बेचारा, इसे नसीब ना हुआ। जैसे ये स्थापना किया मुगल वंश का, अब लड़ाई कर रहा था, कटपीट हो गया होगा, तबीयत खराब, बहुत तरह के होते हैं। तुम लोग एक दिन 8 घंटा पढ़ लेते तो देखते रहो दिमाग पाट जाता। तो बेचारा लड़ाई कर रहा था। तो 1530 ईस्वी में ही बाबर की फाइनल, बाबर का टिकट कट गया, बाबर की मृत्यु हो गया। बाबर रहने वाला रियल कहां जन्मा था भाई, अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान की राजधानी अभी क्या है, काबुल। वहां पे इसे दफना दिया गया, इसका मामला हो गया फिट। यह साथ ही साथ विद्वान भी था।
हालांकि इससे पहले कई बार आता है बादशाह की उपाधि इसने कब धारण किया था, तो 1507 में। तो इंडिया में तो राजा बन रहा है अभी, तो 1507 में जब यह फरगना का राजा था तभी बादशाह की उपाधि ये धारण भी किया था। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद यदि देखा जाए तो ये पढ़ा लिखा था, इसलिए अपने ही नाम से एक बुक भी लिखा जिसका नाम क्या है, बाबर नामा। तो बाबर नामा के जो राइटर हैं वो कौन है, खुद स्वयं बाबर है। अब जनरली क्या होता है, जब बाप की मृत्यु होता है तो भाई राजा या कार्यभार किसे दिया जाता है, जो बड़े होंगे घर में, ठीक है। तो बाबर के बारे में देखा जाता है, बाबर के भाई मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो 4 लड़के थे और 1 लड़कियां, टोटल कितना, 5। लड़की जो थी उसका नाम था गुलबदन बेगम। ज्यादा कुछ गुलबदन बेगम के बारे में जानना नहीं है। गुलबदन बेगम से एक ही सवाल पूछा जाता है कि ये अपने भाई के नाम से, इसका जो बड़ा भाई था गुलबदन बेगम का, हुमायूं, तो हुमायूं नामा पुस्तक के राइटर कौन है, तो गुलबदन बेगम। ये नहीं कि तुम लोग कर देना बाबर, बाबर नामा, हुमायूं, हुमायूं नामा, नाश करके चले आना, है ना। तो हुमायूं नामा के जो राइटर हैं वो इनकी सिस्टर है जिसका नाम क्या है, गुलबदन बेगम। अब बड़े भाई होने के नाते दिल्ली का राजगद्दी कौन संभालेगा, हुमायूं। उसके बाद होता है दूसरा जो भाई होता है उसका नाम होता है कामरान, तीसरे का नाम क्या होता है, हिंदाल, और चौथे का नाम होता है अस्करी। हालांकि हमें मतलब नहीं है हिंदाल और अस्करी से, मतलब ध्यान रखना हुमायूं, कामरान, गुलबदन बेगम के बारे में मैं बता दिया हूं। एक बड़ी अच्छी बात मैं तो भूल ही गया, बाबर जो है, जो बाबरनामा बुक लिखता है उसमें कहता है बड़े अच्छे से कि इंडिया बहुत अच्छा है, घूमने का जगह है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन यहाँ के लोग गोबर खाते हैं और गोबर पे सोते हैं। बताओ, मतलब जिस थाली में खाया, यही होता है गंदे लोगों की पहचान। बताओ, ये अजीब सी बात नहीं है भाई, है ना। कई बार स्टेटमेंट अब देखिएगा आ जाता है किसके बुक में या किसने कहा था, ये खैर छोड़ो, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। जब हुमायूं राजा बना तो अब यहाँ पे यदि देखिएगा तो हुमायूं का जो कार्यकाल है ना, या मुगल का जो कार्यकाल है, 3 फेज में हम लोग पढ़ते हैं इसे सुविधा के आधार पे। मुगल वंश स्थापना कब हुआ, 1526 बुक में होगा, लेकिन 26 में नहीं होगा। अब 26 कैसे हो जाएगा भाई, 1526 में पानीपत में जीत गया, राणा सांगा हरा देता, फिर तो गया, बाजार उसका खत्म हो गया भाई। तो 1530 मुगल को यदि देखा जाए तो सुविधा के आधार पे हम लोग इसे 3 सेक्शन में पढ़ते हैं। मुगल का फर्स्ट स्टेज, पहला चरण, ये क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड, और तीसरा क्या हो जाएगा, थर्ड। रियल में ये सेकेंड फेज होता है ना, यह मुगल का सबसे पावरफुल फेज होता है। इसमें सभी नकली शासक आते हैं, है ना। नाम भी इसमें पढ़ोगे, साहिब खबर, मोहम्मद शाह रंगीला, अपने। अच्छा एक चीज बताओ, जो कहेगा मैं मोहम्मद शाह रंगीला हूं, नाम ही रंगीला, तो काम कितना होगा, है ना, वो तो सब रंगीले होंगे। तो ये कंडीशन। अब देखो फर्स्ट फेज जो होगा, फर्स्ट फेज की हम लोग बात करें तो 1530 से होगा 1540। दूसरे फेज की बात करें 1555 से लेके 1707, और तीसरे फेज की बात करें तो 1707 से लेके 1858। हालांकि 1861 में मरता है बहादुर शाह जफर। तो ये टोटल यदि अब देखो तो यहाँ पे कंप्लीट रूप से हम लोग देखें तो 1530 से लेके 1858, कहीं 1861 भी होता है, कहीं 1857 भी होता है। तीनों फेज पूरा हो गया, ठीक है। कोशिश करते हैं ये वाला पहला फेज कंप्लीट करें। यहां तक क्लियर है रे। अब पहले फेज की हम लोग बात करें तो पहला फेज कितने वर्षों का है, 10 साल का। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। मैं आपको बताया हूं कि बाबर जब लड़ाई लड़ रहा था, चौथा लड़ाई 1529 में, तो कौन सा लड़ाई लड़ा, घाघरा फाइट। उसमें सभी अफगान थे, जिसमें से एक फरीद भी था, बचपन का नाम, जो फिर बाद में बना शेर खां, बाद में बन गया शेरशाह सूरी। यह जो है
दोनों के पक्ष में था तो रियल में अफगान, तब तो वो साथ किसका देगा? इब्राहिम लोदी का साथ देगा, लेकिन हार गया। ये बड़ा ही चालू था। ये क्या किया? दोस्ती कर लिया बाबर से भी, हम आपके साथ। ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, बिचौलिया। और जब बिचौलिया पीटता है ब्याह में, देखे हो पीटते हुए, ओ भाई मजा आ जाता है। इसलिए बिचौलिया कभी लाइफ में बनना नहीं चाहिए। या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं आज के डेट में, लड़की और लड़की, जैसे मान लो ये है, नाम न लेना बेवकूफी, ये है, ये दोनों मेरे बारे में बोल दिया कुछ, और दोनों एक दूसरे क्या कहेगा, मेरा नाम मत लेना। ऐसे लोग बड़े गंदे होते हैं। अरे तू बोला है ये बात, उसने बोला, सामने बोलो। ये जो है वहीं पे खोट दिख गया, मेरा नाम मत बोलना। क्यों भाई? ठीक है। तो यहां पे कुछ ऐसा ही जो है ना, शेरशाह सूरी है। शेरशाह दोनों ओर से, समझ में आ गया ना? ये तो देख लिया भाई, जिसमें लड़ना, जिसमें जो जीत रहा उसके साथ, साहब हम हैं आपके साथ। यही हुआ शुरुआती दौर में। ये था किसके साथ? अफगानों के साथ। और जब देखा जो दाल नहीं गला, तुरंत साहब हम हैं। कई बार माना जाता है शेरशाह सूरी को डांटा फटकारा भी गया, लेकिन वो जो है ना चीजों को समझ गया था कि हमें हर हाल में मुगलों को यहां से भगाना है। तो उसी के जाल में उसी को फंसाया। जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ करके शेरशाह सूरी बाबर से एक परमिशन ले लिया और उसे पूर्व क्षेत्र का नवाब बना दिया। पूर्व क्षेत्र का गवर्नर, पूर्व मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी क्षेत्रों का गवर्नर बन गया कौन? शेरशाह। ठीक है। अब शेरशाह जब बन गया तो शेरशाह के अंडर कई फोर्ट आया, लेकिन सबसे बड़ा ताकतवर किला था चुनार का किला। इसमें धन संपत्ति रखा करते थे उस समय। अब देखो कंडीशन क्या होगा, जब 1530 में मरा कौन? बाबर, तो ये अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हुमायूं के बारे में जानता था ये कितना ताकतवर है, क्योंकि उसी के सामने पला बढ़ा भाई, तो सारे नियम कानून तो ये बढ़िया जानता था। जब राजा हुमायूं बन रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चीजों को ध्यान से समझना क्या होता है, थोड़ा सा 5 मिनट का है, चीजों को समझना होगा। यहां दिल्ली, यदि यहां की हम बात करें तो यहां क्या है? दिल्ली। इधर आएंगे यूपी, ये हो गया चुनार फोर्ट। इधर क्या हो गया हमारा? बिहार। इधर आएंगे कौन सा राज्य हो जाएगा अभी इधर में? इधर यहां पे कौन सा है? गुजरात। यहां पे जो है ना, यहां जो बनिया लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं गुजरात में, यह टैक्स नहीं दे रहा था। राजा मरने के बाद अरे कौन देखने वाला, इतना ताकतवर है नहीं, सब अपना अपना मनमाना करने लगा। तो ये बेचारा हुमायूं दिल्ली की गद्दी को छोड़कर, हालांकि अपने भाई को, कामरान को दिया था अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया, दोनों भाई को अपने आसपास ही लगभग माना जाता है रख लिया था, थोड़ा बहुत पाकिस्तान पंजाब वगैरह एरिया का दिया था। दिल्ली से आता है गुजरात, अभियान करता है कौन? हुमायूं। और यह जो अभियान करता है वह कब करता है? 1535 ईस्वी में। जब यहां अभियान किया तो यहां का मुद्दा कंट्रोल हो गया, और ये जो एरिया था ये वाला किसके अंडर है? शेरशाह सूरी के अंदर है। तो शेरशाह घोषणा कर दिया, भाई मेरे से ऊपर अब कोई नहीं है, इस क्षेत्र का मैं ही राजा हूं। अब सोच कितना बुरा लगा होगा हुमायूं को, है ना, कि मेरे बाप से जैसे तैसे लिया गद्दी, आज मुझे धोखा, क्या महाधोखा। अब इसको आएगा गुस्सा, किसको? हुमायूं को। हुमायूं जाएगा दिल्ली, और दिल्ली से अटैक कहां करेगा? अब बेचारा अपने लाइफ में कभी वो यूपी ने गया था ना बिहार गया था, और उस गली का मास्टरमाइंड जो हीरो है वो कौन है? शेरशाह सूरी। जब दिल्ली से यूपी आता है कौन? हुमायूं। ठीक है। तब तक जो है ना शेरशाह भाग जाता है कहां? बिहार। देखो चालू, चुनार फोर्ट पे कब्जा कर लिया हुमायूं। जब बिहार पहुंचता है तो भाग जाता है बंगाल, क्योंकि उसके पास तो कई रास्ते हैं। अरे भाई जो गौतम कॉलोनी में रहता होगा, है ना, वो तो इस गली से निकलेगा, इधर से निकल जाएगा, और जिसे हमें तुम्हें नहीं पता, अच्छा 7 नंबर 4 बार पूछेंगे, कंफर्म करेंगे, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जब ये बंगाल जाता है कौन? हुमायूं,
तब तक शेरशाह सूरी फिर भी हारा जाता है वापस दूसरे रास्ते से, और गुस्सा बढ़ेगा। बंगाल में माना जाता है हुमायूं का परम मित्र रहा था। अब भाई दोस्त राजा गया तो पार्टी साटी आम बात है, 6 महीने तक पार्टी चलते रहता है। आ जाता है बरसात का समय और शेरशाह सूरी इसी के तलाश में था। अब यहां से देखा जाए तो चुनार पे फिर से कब्जा कौन जमा लिया? अरे हुमायूं के बाद फिर पहुंच गया ना ये शेरशाह, फिर तभी कहा था शेरशाह ऐसा लोमड़ी ऐसा चतुर उसका दिमाग है। अब जो है, अब मुख्य रूप से देखा जाए तो रिवर की हम बात करें, चौसा नामक स्थान पे। अब हुमायूं के दिमाग में क्या है, मुझे किसको मारना है? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी क्या करता है, हुमायूं का जो सैनिक का जो वेशभूषा होता है अपने सैनिक को भेज देता है और डायरेक्ट बोलता है जाके हुमायूं को बोलो यहाँ शेरशाह छुपा हुआ है। डायरेक्ट बोलता है, उसके दिमाग में क्या सेट है, ये हमारा सैनिक है, हमें तो मानना है शेरशाह को। जिस रास्ते पे उसे ले जाता है उस रास्ते पे वो चलता चला जाता है और माना जाता है नदी के एक और पानी है, नदी में इधर बांध है, वहीं पे लड़ाई हो जाती है। मरना तय था हुमायूं का, क्योंकि बांध एक और है, स्लिप भी करोगे और ऊपर से छुपा हुआ है, सब सामने नहीं आया फिर भी शेरशाह सूरी, क्या पता, है ना। तो इस कंडीशन में इसी को हम लोग, और ये जो फाइट हो रहा है ये कब हो रहा है? 1539 में, जो कहते हैं चौसा फाइट। तो चौसा फाइट में शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी अभी नहीं बोलेंगे, शेर खां बोलेंगे इसे, शेर खां और हुमायूं के बीच फाइट हुआ, जिसमें माना जाता है मरते मरते बचा हुमायूं। हुमायूं को माना जाता है एक भिश्ती ने बचाया। भिश्ती समझते हो, जब ज्यादा पानी ढोने वाले नहीं होते हैं लोग, जहां पानी की उपलब्धता कम होती है, नदी से पानी ले, तो भिश्ती ने बचाया। जैसे तैसे ये जान बचाकर बेचारा हुमायूं, खुंदस तो इसके दिमाग में है ही। हुमायूं पहुंचा कहां? दिल्ली। अब बुलाएगा अपना छोटा भाई जो है, इससे जो छोटा है कामरान, सभी को एकत्रित किया और फिर से शेरशाह सूरी को हराने के लिए कहा जाएगा शेरशाह के खेमे में। लेकिन शेरशाह सूरी में हिम्मत आ जाता है और शेरशाह सूरी भी इसको हराने के लिए किधर आ रहा है? दिल्ली। देखो हौसला उसका। और दोनों के बीच उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पास, ध्यान रखना, कन्नौज इत्र का बहुत बड़ा है, मतलब ये अभी जो बीच में पकड़ा भी गया था 1-1.5 साल पहले, कोई जैन फैन जो भी था, ये तो इसी सब चक्कर में पकड़ा गया। तो कन्नौज के पास एक जगह है जिसका नाम क्या है? बिलग्राम। और बिलग्राम या कन्नौज फाइट भी कहते हैं। यहां पर डायरेक्ट प्रत्यक्ष सामना हो रहा है शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी के विपक्षी टीम, दोनों के बीच लड़ाई हुआ और इस लड़ाई में हुमायूं फिर से हार गया। अब हुमायूं जब हारा तो शेरशाह भी मुस्लिम, तो मुस्लिम तो जानता है ना कि हमारा कुर्मा वाला कितने पानी में है, ये दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, जैसे हिंदू होता। अरे भाई, जब 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई, गौरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान नकली बालक है, भाग गया। यदि ये नकली ना सोचता तो क्या पृथ्वीराज चौहान कभी हारता? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, दुश्मन आपके आसपास रहते हैं, कमजोर उसे समझो ही नहीं। शेरशाह सूरी को पता था इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। रियल में इसको दौड़ा दौड़ा के जो है ना भगाता चला गया और हिंदुस्तान के बॉर्डर को पार कर दिया। वो पंजाब उंजाब सब पार, पूरा कुन, किसी को नहीं छोड़ा, लेडीज जेंट्स बच्चे, तो चल भाई पिटाई, जैसे तैसे जान बचा के भागा। और माना जाता है भागते भागते, कब तक भागोगे भाई, डेजर्ट एरिया में कहां तक भागोगे? तो सिंध में देखा जाए, सिंध एक बहुत बड़ा स्टेट है अभी भी, पाकिस्तान। यहां पे एक छोटा सा राजवंश रहा करता था और यह क्षेत्र था अमरकोट। अमरकोट में राजा था हिंदू राजा, जिसका नाम था राणा वीरसाल सिंह। बेचारा वहां पे पनाह ले लिया। अब ध्यान से चीज को समझना, ये मुस्लिम, पनाह कौन दे रहा है? हिंदू। अब इसी दौरान माना जाता है, अब तो बेचारा ये सब तो लंबे समय तक रहेगा नहीं, लेकिन यह जनरली माना जाता है अपनी पत्नी को वो छोड़ दिया और जो भी 2-4 जो भी लेडीजें हैं अपने भाई के पास ये चला गया। कौन?
हुमायूं और हुमायूं का जो भी था। अब इसी दौरान माना जाता है हिंदू परिवार में हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी? हुमायूं 15 अक्टूबर 1542 को एक बच्चे को जन्म देता है। ध्यान रखना, 15 अक्टूबर 1542 को एक बच्चे को जन्म देता है ये, और इसी का नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो अकबर का जो ननिहाल है वह हिंदू परिवार है। क्लियर यहां तक? हिंदू परिवार जो होता था वचनबद्ध, हर दिन वहां कत्लेआम देख रहा, हर दिन मारकाट देख रहा है, कंडीशन 1। दूसरी चीज, उधर से जब तक शेरशाह सूरी रहेगा, शेरशाह सूरी में सेक्शन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जब तक रहेगा तब तक तो हिम्मत उसकी है नहीं हुमायूं का। लेकिन जब शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हो जाती है 1545, 5 साल में बहुत सारे काम करते हैं, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट काम है जो अभी का जो रुपया चल रहा है ना, ये रुपया देने वाला ही वही है शेरशाह सूरी, जब ये राजा बनता है। 1555 में शेरशाह सूरवंश था, कमजोर शासक आ जाता है, और ये क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं मैं, ये कमजोर शासक जरूर हमें बताइएगा ये कौन था, ये होमवर्क के तौर पे है। अब कमजोर शासक आ गया, हुमायूं को चिढ़ है, पहला फेज खत्म हो चुका है मुगल सम्राट का, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। 1555 में फिर से अटैक करता है ये दिल्ली पर, और दिल्ली पर अटैक करता है, सूरवंश के अंतिम शासक की हत्या कर देता है 1555 में। कौन? हुमायूं। और हुमायूं फिर से यहां से मुगल का सेकेंड फेज शुरू हुआ। फिर से हुमायूं ही इकलौता ऐसा पूरे इतिहास में, पूरे इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, इकलौता ऐसा शासक है जो दोबारा से उसी वंश की स्थापना करता, और कोई नहीं माइकल अलावी हुआ है, चाहे नेचर को चाहे प्रकृति को। 1555 में जब ये राजा बनता है, बेचारा लड़ाई झगड़ा बीमारी उमारी जकड़ लेता है। ये इससे पहले 33 में 1533 के आसपास में दीने पनाह नामक नगर, दिल्ली में अभी भी है, दीने पनाह नामक शहर बनाया था, उसी में एक छोटा सा लाइब्रेरी बनाया था, पढ़ा लिखा था ही। 1500 दुर्भाग्य भी देखो इसका, 1555 में राजा बना, 1556 में सीढ़ी से ये लुढ़क गया। कौन से? वही दीने पनाह नामक जो सीढ़ी बनाया था, लुढ़क गया, और इसका मामला क्या हो गया? खत्म। तभी एक राइटर है लेनपुल, वो कहता है देखो नियति की क्या, देखो कि जिंदगी भर हुमायूं भटकता रहा, बात सही है, और लुढ़कते हुए इसकी मृत्यु हो गई। तो यहां तक था हमारा मुगल का पहला फेज। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड फेज पढ़ेंगे। समझ में आ गया?